जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपी त्रिपुरा के सभी एग्जाम्स में पूछे गए पिछले 10 वर्षों के वर्ल्ड ज्योग्राफी के 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हम 3 वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। ये वीडियो दोस्तों पेट से लेकर के फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज कांस्टेबल, लोअर पीसीएस, एएसओ यानी आयोग के सारे एग्जाम में आपका हेल्प करेगा। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आयोग के 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ जान पाएंगे, फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, एग्जाम का एग्जैक्ट ट्रेंड पता चलेगा, उसका लेवल पता चलेगा, आप उस दिशा में अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के अधिकांश क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हल करेंगे। आयोग ने उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग एग्जामों में, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसके नीचे हर क्वेश्चन लिखा है कि किस एग्जाम और किस वर्ष में पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इटली जी एक अल्पाइन देश है। अल्पाइन देश किसे कहते हैं? तो दोस्त इसको हम मैप से समझते हैं। तो आप जानते हैं कि यूरोप में अल्पाइन पर्वत पाया जाता है इसे, ठीक है ना। तो ये एक अल्पाइन कन्वेक्शन हुआ था 1991 में, और उसमें 8 देशों को अल्पाइन देश घोषित किया गया था। ठीक है, जिसमें अल्पाइन पर्वत जहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना, इसमें 8 देश आते हैं। ठीक है, तो ये 8 देशों में जहाँ तक फैला है, जिसमें फ्रांस हो गया, इटली हो गया, और इधर देखिए स्विट्जरलैंड है, लिस्टेन है, ऑस्ट्रिया है। तो ऐसे कुल मिला के 8 देश हो जाते हैं जहाँ पे आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सर्वाधिक विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाले देश चीन और रसिया हैं, जो 14 देशों से सीमा साझा करते हैं। वहीं बात करें भारत की, तो भारत जो है दोस्त 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है और 2 समुद्री देशों से समुद्री सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो 2016 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बेल्जियम जो है, इसकी जो है ये सीमा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है, क्योंकि ये येलो सागर जो इधर सबसे पश्चिम वाले एरिया में पड़ता है, तो इधर इंग्लैंड है और इधर जो है येलो सागर है। तो यहाँ पे इसकी सीमा ये यहाँ पर स्थित देश है। बाकी ये अन्य नीचे यूरोप, तुर्की, फ्रांस और यूनान जो है ये समुद्री जो अपनी सीमा जो है वो भूमध्य सागर से साझा करते हैं। दोस्त आप ना पढ़ तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सामने मैप रखिए, ठीक है ना, या अपने रूम में मैप लगाए होंगे तो उसके नीचे आप बैठ के पढ़िए। जो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप उसको मैप से लिंक करिए, ठीक है ना। मैप से पढ़ेंगे तो मैप से आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है ना, रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैप होना चाहिए। तो अपने सामने एटलस खोल के रखिए, ठीक है ना। तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप में, आप उसको देखिए, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है। ये इटली जो देश है उसी में स्थित एक बहुत ही छोटा देश है। देखिए लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया ये एक यूरोपीय देश है। ये पूर्वी जो यूरोप है उससे वहाँ पर ये स्थित है, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है। और अन्य जो देश हैं सूडान, बेनिन, घाना, ये जो हैं अफ्रीकी देश हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? वही क्वेश्चन है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विश्व में सबसे छोटा देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस वही क्वेश्चन रिपीट है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाकू उसकी राजधानी हो जाएगा। अजरबैजान दोस्तों ये कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, ठीक है। 1990 में टूटने के बाद, 91 में टूटने के बाद वहाँ पे जो है ये अलग होता है, जिसकी राजधानी बाकू है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो उलान बटोर ये मंगोलिया की राजधानी, क्यू जो है यूक्रेन की राजधानी है, ताशकंद जो है वो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। देखिए लोअर पीस से 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए वर्ल्ड जो
यहाँ से क्या सीख सकते हैं? देखिए अरबियन कंट्री बहुत ही फेमस है, एग्जाम हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अरेबियन कंट्री का जो है राजधानी, उसकी मुद्रा को आप अच्छे से जानिए, ठीक है। और जो विश्व के अन्य जो हैं महाद्वीप में जो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं उसको आप जानते रहिए, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और म्यांमार की राजधानी जो है नेपिडो है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनिस जो है दोस्त ये इटली में स्थित है, डी, ठीक है। और ये वेनिस जो है ये अपने नहरों, पुलों और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। बहुत ही अच्छी सिटी है ये। लोबे पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोस्टारिका की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सान जोस हो जाएगा। ये उत्तरी अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिका का एक देश है, ठीक है। और ढाका बांग्लादेश, दिल्ली अपने इंडिया और बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है। ये देखिए पेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्त कि विश्व का भौतिक भूगोल। इस टॉपिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया है, ठीक है ना। ये कुल क्षेत्रफल का जितना भूमि है उसके कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा कवर करती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास का मैदान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना ग्रासलैंड यहाँ पे नहीं पाई जाती है। सवाना घास दोस्तों ये मुख्यतः अफ्रीकी महाद्वीप पे पाया जाता है, लेकिन ये भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखी जितने देश हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे अफ्रीका भी आता है, अमेरिका भी आता है और ऑस्ट्रेलिया भी आता है। तो इन सब क्षेत्रों में ये सवाना घास पाया जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, बड़े बड़े घास होते हैं ये। और ये यूरोप में नहीं पाया जाता क्योंकि वो कर्क रेखा से ऊपर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोप में कितने देश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 44 देश हैं यूरोप में। वैसे यूरोप में आमतौर पे 44 देश ही हैं, लेकिन कुछ आंशिक रूप से जो है सीमा साझा करते हैं, इसलिए इसकी संख्या 49 भी मानी जाती है। जैसे आंशिक रूप से रूस, तुर्की, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और अजरबैजान भी अपनी कुछ सीमा जो है इससे साझा करते हैं। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 44 ही लगाइए, ठीक है ना। लेकिन इसको भी जानते रहिए कि 49 भी होती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण इसको ये उपाधि मिली हुई है। ये देखिए लोअर पी से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अभी हमारा नया चैनल, आप जितने लोग हमसे जुड़ेंगे हम उतना ही आपको कुछ अच्छा दे पाएंगे, आपके डिमांड को पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोशिश है कि हम आयोग के जितने भी क्वेश्चन हैं हर सब्जेक्ट का मैं पूरा करा सकूँ। यूपी जो स्पेशल से क्वेश्चन जो 20 नंबर का आता है, हर एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी मैं यहाँ पे जो है अपलोड करने का कोशिश करूंगा, आपको देने का प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं उसको भी अपलोड कर दूं, ठीक है। ताकि लोअर पीसीएस में और आने वाले एक्साइज कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड में भी आपका हेल्प कर सके, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन दोस्त ना किसी ना इन्हीं आयोग के द्वारा पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम के हैं। देखिए ये लोअर पीसीएस में कहीं पेट से है और कोई विधान भवन रक्षक से है। सारे क्वेश्चन ना आयोग के जो पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आप लेवल समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। लेवल समझ सकते हैं और देख सकते हैं किस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत कठिन लेवल का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं आपका यहाँ से लेवल समझ में आएगा तो आप अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वो उतना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुराने मेरे दोस्तों को सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने हमसे जुड़ा, हमारे ऊपर विश्वास किया। और आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं भी आपके विश्वास पर खरा उतरूँगा, ठीक है। पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए लोअर पी से 2016 में पूछा गया था, ठीक है ना। ये महाद्वीप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, एक उसको लेकर के एक संधि हुई थी 1959 में, ठीक है ना। 1959 में एक संधि हुई थी अंटार्कटिका संधि उसे कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है अंटार्कटिका पर ये कहा गया था कि इस महाद्वीप पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा, इसका उपयोग जो है केवल वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो चौथा बड़ा महाद्वीप, सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उसका हम ऑर्डर समझ लेते हैं। पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका आता है, फिर 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आता है, ठीक है ना, अंटार्कटिका आता है, फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे यूरोप आता है, और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशनिया भी कहते हैं, तो ये आते हैं। इसको आप जानते रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए वीडियो 2016 यहाँ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है? इंडिया। एशिया में मतलब सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया नहीं है, ठीक है ना। रसिया, चाइना भी हो सकता, चाइना माना जाता है, ठीक है ना। अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी नहीं है। अल्जीरिया सबसे बड़ा, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, ये भी गलत है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, ये राइट आंसर है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये इस पर ग्रीनलैंड, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको अपने अधिकार बताया था ना, इसके लेकर बड़ी खलबली मची थी यूरोपीय देशों में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाडा स्थित है, ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैरेबियन सागर में स्थित है, ठीक है ना। देखिए लोअर पीछे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेनाडा, ठीक है ना। तो ये कैरेबियन देश में, कैरेबियन सागर में स्थित है। ये वेस्ट इंडीज का जो देश होते हैं ना, उसमें एक शामिल है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम जूम करके थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं ना, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे इन्हें वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ग्रेनाडा। और ये कैरेबियन सागर में ये द्वीपीय देश है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेनाडा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेनाडा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसको देख के जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, आप इनको अच्छे से जानते रहिए, ठीक है ना। मैप में देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। और इधर नॉर्थ अमेरिका है। अभी हमारे ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऊपर वो ग्रीनलैंड के बारे में पूछा गया था ना। ग्रीनलैंड देखिए यहाँ पे है, ग्रीनलैंड आप जानते होंगे, ठीक है। ये देखिए ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पड़ता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए ये सब जितना आप मैप से पढ़ेंगे ना, आपको चीज़ें उतना ही आसान हो जाएंगी ना। मैप से पढ़ने का ट्राई करें, ठीक है ना। अपने सामने मैप रख के पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माजुली द्वीप जो है असम में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, नदी द्वारा बनाया गया विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एशिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाडा स्थित है, तो ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? अभी हमने देखा, रिपीटेड क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर में स्थित है, ठीक है ना। वो देखिए लोअर पीसेस में पूछा गया था, ये देखिए लेखा और लेखा परीक्षक में पूछा गया, लेखाकार, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो सकते हैं आपके भी एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यहाँ पे होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना, श्रीलंका होगा। लेकिन वैसे हम बताते हैं कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है, ठीक है ना। मेडागास्कर, फिर उसके बाद सुमात्रा आता है, फिर उसके बाद जावा आता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद श्रीलंका आता है, फिर सोकोत्रा आता है, ठीक है ना। और विश्व में पूछ ले अगर विश्व में सबसे बड़े 5 महाद्वीप, तो पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, ठीक है ना, फिर बोर्नियो, मेडागास्कर और बैफिन द्वीप जो कनाडा में स्थित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, ठीक है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर को जोड़ती है, ठीक है ना। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द ग्रैंड कैन्यन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये द ग्रेट कैन्यन जो है ये यूएसए में स्थित है, कोलोराडो नदी द्वारा बनाई गई है। ये दुनिया की सबसे गहरी घाटी है, ठीक है ना, तंग घाटी सबसे गहरी घाटी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी, थोड़ा सा छोटा कर लेना। मैक्सिको की खाड़ी,
मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो मैक्सिको खाड़ी हमने ऊपर वाले मैप में देखा, तो मैक्सिको की खाड़ी जो है अटलांटिक माध्यम से किसके द्वारा जुड़ी है? तो फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से जुड़ी हुई है, ठीक ना। ये अमेरिका का ऐसे देखेंगे, ये अमेरिका का ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा है, इधर ये मैक्सिको का हिस्सा है, मैक्सिको, और इधर हैती क्यूबा हैती जमैका है। तो ये मैक्सिको खाड़ी जो है ये इधर अटलांटिक महासागर है। तो ये जो है फ्लोरिडा जल संधि है उसके माध्यम से जुड़ा है। फ्लोरिडा जल संधि किसको अलग करता है? दो महासागरों को जोड़ता है, दो सागरों को जोड़ता है और दो स्थलों को अलग करता है। तो फ्लोरिडा और अमेरिका का फ्लोरिडा और इधर कोई क्यूबा को अलग करता है, ठीक है ना। और किसको जोड़ता है? मैक्सिको और जो है अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, इसको मैप भी हमने डाल दिया, आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना। थोड़ा सा झूम बड़ा करने के बाद धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी है, ये देखिए ये अमेरिका का, ये फ्लोरिडा वाली है, फ्लोरिडा जो है पेनिनजुला है ना, प्रायद्वीप है, और ये देखिए क्यूबा है, और यहीं पे फ्लोरिडा जल संधि है, ठीक है ना। और ये किसको जोड़ रहा है? मैक्सिको खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। किसको अलग कर रहा है? फ्लोरिडा, अमेरिका और क्यूबा को अलग कर रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जूम करके आपको दिखा देते हैं तो आपके मन में वो चीज़ें बैठ जाती है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है ना, वेनेजुएला में स्थित है। और ये इसे एंजल जो है जलप्रपात के नाम से जानते हैं, एंजल फॉल्स के नाम से जानते हैं। ये लगभग 980 मीटर है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ये चुरुन नदी, ये चुरुन नदी है, चुरुन नदी है, उसी पर ये स्थित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? सेम क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंजल जलप्रपात जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ठीक है ना, अलग तरह से पूछ लिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, कैलिफोर्निया यूएसए में ये बहती है। ये देखिए यूडीए एलडीए परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। और ये कैलिफोर्निया में बहती है, अमेरिका में। और अमेरिका में कुछ अन्य जो हैं जो हवाएं, ये सांता आना ये गर्म हवा है, और कुछ गर्म हवा है जैसे चिनूक गर्म हवा है। और साउथ अमेरिका में बात करें तो पेम्पेरो है, और यूरोप में बात करें तो मिस्ट्रल है, बोरा है, ये गर्म हवाएं बहती हैं। जैसे अपने एशिया में लू बहती है ना, भारत में लू, उसी तरह से ये भी गर्म हवाएं हैं। और एशिया में बात करें तो सामल, पुर्गा और लू जो है ये गर्म हवाएं हैं। और बात करें अफ्रीका में तो हरमट्टन, कैप डॉक्टर जो है ये अफ्रीका में बहती हैं। और बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ फ्रेगमेंटल डॉक्टर जो है ये गर्म हवा वहाँ पे बहती है। चीज़ों को आप सुन लीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो मैप में भी देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइजीरिया जो है ये जो है सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये सहारा रेगिस्तान ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है ना, जिसमें ये नाइजीरिया जो है बहुत इसके जो है साउथ में पड़ता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है नदियाँ और नदियों की घाटियाँ। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, कांगो जो है ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार ऐसे काटती है, ठीक है ना। ऐसे इधर विषुवत रेखा गई है, एक बार इधर से ऐसे काटती है। आप मैप में देखेंगे अफ्रीका में, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसे कांगो या जायरे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, ये देख सकते हैं मैप में, देख लीजिए, थोड़ा सा नहीं स्पष्ट दिख रहा है ना, तो फिर भी हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कांगो जायर देश है, यहाँ पे ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे गई है विषुवत रेखा, और ये नदी ऐसे निकल कर ऐसे गई है, ठीक है ना। इसे कांगो या जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। नील नदी यहाँ पे सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और ये केन्या यहाँ पे माउंट किलिमंजारो स्थित है, ठीक है ना, बहुत ही फेमस है। और सहारा रेगिस्तान देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर, जर्मनी में स्थित है, ठीक है ना, डेन्यूब नदी। और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली विश्व की यूरोप की सबसे लंबी नदी पहली कौन सी है? तो आप कमेंट में बताइए कि जो है विश्व यूरोप की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है ना। डेन्यूब नदी की बात करें तो डेन्यूब नदी ये दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। और
इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, पर्वत है उस जर्मनी में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये काला सागर में जाके विलय हो जाती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कौन सा नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो यांगत्से नदी जो है ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है। आप इसे जो है गेस करके भी लगा सकते हैं। गंगा नदी जो है अपना यूपी अपने भारत की है, और मेकांग जो है ये कहाँ पे गिरती है? मेकांग ये साउथ चाइना सी में गिरती है। ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप गेस कर सकते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद टॉपिक से स्टार्ट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत श्रृंखला है? तो ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा एशिया में नहीं पाया जाता है और ये विश्व का सबसे ऊंची श्रृंखला है। तो ये सारे जो हैं जो चोटियां हैं ये दूसरे एशिया में नहीं पाए जाते हैं, ये दूसरे महाद्वीप में पाए जाते हैं। आप पूछ रहा है कि इसमें से सबसे लंबी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उच्चतम शिखर किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंकाकागुआ, डी राइट आंसर हो जाएगा अंकाकागुआ। ठीक है। और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, चिली में। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये देखिए वन रक्षक में है। ठीक है ना। फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वन रक्षक वहाँ आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखें इसको साथों को मैप में देख लेते हैं। देखिए मैप भी हम डाले हैं। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये राकी पर्वत है। ठीक है ना। ये एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरे नंबर पे राकी आता है, तीसरे नंबर पे अपना हिमालय आता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग है, यहाँ पे यूराल है, यहाँ पे आल्पस है। ठीक है ना। इधर जाग्रोस है। ठीक है ना। तो ये जो है विश्व के सबसे बड़े बड़े पर्वत हैं। ठीक है ना। इसको आप जानते रहिए। ठीक है ना। अभी आगे हम ड्रेकेंसबर्ग देखेंगे जो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में यार ना, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो, दो देशों में ये स्थित है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, भ्रंशोथ पर्वतों से निम्नतर खंड होते हैं। इस पर्वत में जो है निम्नतर खंड कौन सा होता है ये पूछ रहा है। तो इसका जो है निम्नतर खंड जो होता है, पहले समझते हैं भ्रंशोथ पर्वत होता क्या है। ये भ्रंश से उठा, भ्रंश विस्थापित टूटने, प्लेटों के विस्थापित और टूटने से ये बनते हैं। इसके जो है भ्रंश के कारण जो है पृथ्वी किसी परपटी के ऊपर उठने और उसका नीचे दबने से ये पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब जो उस ऊपर उठता है, ऊपर उठता है उसे हास्ट कहते हैं, जो ऊपर उठता है उसे हास्ट कहते हैं। और उसका निम्नतम खंड पूछ रहा है तो उसे ग्राबन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। द्रोणिका कहते हैं। ठीक है ना। ग्राबन या द्रोणिका के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। रूस में स्थित है, काकेकस पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है ना। और ये काकेकस पर्वत श्रृंखला जो यूरोप में स्थित है, रूस और ऐसे यूराल पर्वत है ना, यूराल पर्वत में ये काकेकस पर्वत में है ना, एल्ब्रुस पर्वत। ठीक है ना। और ये यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये देखिए लोअर पीसेस में पूछा गया था 2019 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? तो ये जो है नेपाल और तिब्बत, नेपाल और चाइना के बीच में स्थित है। पेट 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ा पर्वत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच में स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में पूछा है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। अभी हमने ऊपर देखा था ना जब श्रृंखला को पढ़ रहे थे, ये यूरोप जो अफ्रीका का जो ये निचले वाला हिस्सा है वहाँ पे ये दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, और उसी में छोटा सा देखेंगे तो लेसोथो है। तो ये दो देशों में ये फैला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना। कहाँ पे? तंजानिया में स्थित है। ठीक है ना। ये तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट किलिमंजारो। ठीक है ना। और ये निष्क्रिय यानी सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट होता है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से। तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सहारा जो है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। ठीक है ना। अगर रेगिस्तान दो टाइप होते हैं, गर्म और ठंडे। ठीक है ना। गर्म और ठंडे। तो गर्म में सबसे बड़ा सहारा हो गया जो मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है ना।
और जहाँ पे बर्फ़ पाए जाते हैं उनको भी मरुस्थल कहा जाता है, शीत मरुस्थल। जैसे अंटार्कटिका, ये विश्व की सबसे बड़ी जो है रेगिस्तान है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान है, ठंडी शीत रेगिस्तान है। लेकिन अगर गर्म पूछ ले तो सहारा, ठीक है ना, इसको आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो अन्य रेगिस्तान है वो गिब्सन, ग्रैंड सैंडी, विक्टोरिया, ठीक है ना। ये देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया है दोस्त। यहाँ पे ना हम बार बार इसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समय लगेगा। लेकिन आप जानते रहिए कि इसमें लोअर पीसीएस ये हाई लेवल का, आयोग का सबसे हाई लेवल का एग्जाम में से माना जाता है। तो पेट से लेकर के, पेट का मतलब सबसे छोटा एग्जाम, छोटे एग्जाम से लेकर के आयोग का सबसे हाई लेवल के एग्जाम में आपको ये सारे वीडियो हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप मॉक टेस्ट से बेटर इसको माना जाता है। आप अच्छे से समझते होंगे प्रीवियस ईयर से क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। उसका आयोग का माइंडसेट पता चलता है, क्वेश्चन का लेवल पता चलता है। मॉक टेस्ट ये चीज़ें नहीं दे सकते हैं, वो अपना इंडिविजुअल किसी का होता है, कोचिंग संस्था का होता है, प्लेटफॉर्म का होता है। लेकिन ये आयोग का माइंडसेट होता है, आयोग के क्वेश्चन होते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही बेहतरीन होता है। इसको आप अच्छे से समझते होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। और डी, सी और डी दोनों हुआ, क्योंकि ये कजाइलकुम रेगिस्तान ये उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों देशों की सीमाओं में स्थित है, ठीक है। तो आयोग ने इसको दोनों को माना था सही उत्तर और फुल नंबर दिए थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं रेगिस्तान से कई क्वेश्चन मिल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से तनामी पूछा गया था, अभी यूरोप से भी पूछा गया, यूरोप में तो नहीं है, और अफ्रीका में है। मतलब आप जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट मरुस्थल है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन से तो हम यही सीखते हैं ना कि क्या क्या कवर करना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मरुद्वीप संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बी वाला हो जाएगा, रेगिस्तान से है, ठीक है। तो मरुद्वीप को ये मरुद्वीप या मरु उद्यान भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्र में भूमिगत जल से निर्मित एक उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ पे हरियाली थोड़ी बहुत पाई जाती है, तो उसे मरुद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? तो पेटागोनिया मरुस्थल है, कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना और चिली के जो नीचे वाला यूरोप का हिस्सा है, वो दक्षिण अमेरिका का, वहाँ पे ये स्थित है पेटागोनिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर से यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जो है ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रब अल खाली रेगिस्तान में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है रब अल खाली? ये सऊदी अरब में है, जहाँ पे 250 मीटर लंबे जो है रेतीले टीले पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? रब अल खाली हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। ये अटाकामा कहाँ है? और आप हमें बताइए कि ये अटाकामा मरुस्थल कहाँ है और नामिब मरुस्थल कहाँ है, ठीक है ना। नामिब मैं बता देता हूँ, नामिब जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है, ठीक है ना। बाकी आप हमें बताइए कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो सिर्फ कमेंट नहीं करते हैं, आप जुड़ते हैं, आपका कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताया करिए, ठीक है ना। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उससे आपका जुड़ा होगा। आपको नहीं आ रहा है तो आप सर्च करेंगे, तो आपका उसके प्रति जो है आप उस पर टाइम देंगे, आपको भूलेगा नहीं फिर, जो एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल डी वाला सहारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन कहाँ पर पाए जाते हैं? वन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है ना। ये पेट 2023 में पूछा गया था। तो ये जो है क्यों सबसे दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला है? तो दोस्त इसका कारण है घटने का, ठीक है ना। ये कृषि का विस्तार हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, ठीक है ना। तेज़ी से इसको कटाव हो रहा है इसमें, ठीक है ना। वास्तव में यार कितना सब कुछ देता है ना। वन जो है ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, ठीक है ना। वो इन्वायरमेंट से जितना कार्बन डाइऑक्साइड खींच करके ऑक्सीजन बढ़ाता है, आश्रय देता है पक्षियों को, हम लोगों को, ठीक है ना। कितने सारे फल देता है, बदले में कुछ नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्यों? पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बढ़ती आबादी को जो भोजन देना है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है, इसलिए बढ़ रहे हैं। तो यार पॉपुलेशन कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी है। आप युवा हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पर्णपाती वन कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये पर्णपाती वन अधिकांशतः जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है ना, विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, खनिज संसाधन से रिलेटेड अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। खनिज संसाधन से वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक उस समय और जिस समय एग्जाम में पूछा गया था उस समय और आज भी सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये करंट से रिलेटेड देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। यूरेनियम, टिन और बॉक्साइट, लोहा, कोयला ना, जो इम्पोर्टेंट खनिज हैं उसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। करंट में देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? किस देश में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार है? तो भंडार पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वहीं पूछ ले कि उत्पादन कहाँ पे, यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कजाकिस्तान द्वारा होता है, ठीक है ना, कजाकिस्तान में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो ये 2019 में तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ठीक है ना। इसको आप जानते रहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 महीने में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अल नीनो इसका अर्थ है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट, ठीक है ना। ईसा मसीह का इसी समय जन्म हुआ था, इसलिए इसे जो ईसा मसीह क्रिसमस डे के आसपास ये आता है, सॉरी है उसका इससे रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अल नीनो जो है इसका मतलब जो होता है, इसका अर्थ जो होता है वो बाल मसीहा होता है, बाल मसीह होता है, चाइल्ड क्राइस्ट। वो ईसा मसीह का जन्म तो क्रिसमस डे को 25 दिसंबर को शायद मनाते हैं ना, तो इसका इससे कोई लेना देना है। अल नीनो का अर्थ जो होता है वो बाल मसीह, ईसा मसीह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, टंगस्टन जो है ये उर्वरक खनिज नहीं है, ठीक है ना। बाकी अन्य ऑप्शन नाइट्रेट, फास्फेट और पोटाश ये जो हैं ये खनिज हैं, उर्वरक खनिज हैं। बाकी टंगस्टन तो आप जानते हैं ये बल्ब फिलामेंट में यूज होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर देखिए 2015 में मैक्सिको था, लेकिन वर्तमान में बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा मरकरी या पारा का उत्पादन जो है चीन करता है, फिर उसके बाद किर्गिस्तान का स्थान आता है, ठीक है ना। तो देखिए उस समय के डेटा बदल गए हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, बशर्ते उस जगह पूछा जाएगा कि 2024 में 2025 के डेटा के अनुसार, 2026 डेटा के अनुसार, तो आपको एकदम करंट वाला जो रिपोर्ट है उसके आधार पे इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है ना। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेल के लिए। होन्शु महाद्वीप जो है वो, होन्शु द्वीप जो है वो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। जापान दोस्तों ये 4 द्वीपों से मिला हुआ देश है। आप जानते होंगे कि होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है ना। तो होन्शु जो है वहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी होन्शु पे उसका टोक्यो उसकी राजधानी है, ठीक है ना। तो ये होन्शु जो है वो तेल उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन के द्वारा होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आबकारी सिपाही का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन टॉपिक से स्टार्ट होता है, जलवायु तथा मौसम से स्टार्ट होता है। धुंध जो नमी के कणों से बना है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कुहरा कहलाता है, ठीक है ना। जो नमी के कणों से बना धुंध जो है उसे कोहरा कहते हैं। ये वायुमंडल की निचली परतों में जलवाष्प के ठंडे होने के बाद ये जब संघनित होकर के ये बनता है, ठीक है ना। जब संघनित हो जाता है तो बनता है, आप ठंडी के मौसम में देख सकते हैं काफ़ी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है ना, दिखाई बहुत कम देता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टर्मिनल डॉपलर रडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, खराब मौसम
खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है, टर्मिनल डॉपलर रडार। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन है। ठीक है ना, एक आधा क्वेश्चन मिलते हैं हर एग्जाम में मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कठिन, लेकिन आप जानते रहिए। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हो सकता है ये मिल जाए, तो इसको आपको सही करके आना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, अमेजन बेसिन में सबसे अधिक वर्षा होती है। आप सोचोगे यार कि इंडिया में होती है, हाँ मानसून में होती है, वो जो छोटा सा क्षेत्र है ना, वहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन कौन सा बड़ा क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये बड़े क्षेत्र में पूछ रहा है, तो अमेजन में होता है। ठीक है ना, तो अमेजन कहाँ पे पड़ता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी कि विषुवत रेखा के मध्य में पड़ता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे रोज दोपहर के बाद बारिश होती है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने वृक्ष पाए जाते हैं इन सब क्षेत्रों में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निम्बस जो है ये वर्षा मेघ को दर्शाता है, सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, वर्षा मेघ को दर्शाता है। ये जो वर्षा मेघ जो है ये गहरे भूरे या काले रंग के घने बादल होते हैं, ये धरातल के काफ़ी करीब होते हैं, जिससे भारी बारिश होता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम जोन से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, विश्व के टाइम जोन ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, तो ये ग्रीनविच का मतलब बता दिया। ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि ग्रीनविच कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है, तो ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा, लंदन में स्थित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 0 डिग्री जो देशांतर है वही माना जाता है, उसी के जो पूर्व में पड़ते हैं वहाँ घंटे आगे होते हैं, और जो पश्चिम में पड़ते हैं वहाँ पे घंटे पीछे होते हैं। ठीक है ना, तो यूरोप में यहाँ पे जो अगर यूरोप में अगर घंटा जो भी समय होता है वहाँ से अगर वहाँ 2 बजे मैच हो रहा है, तो अपने इंडिया में कितने बजे होगा, तो 5 साढ़े 5 बजे 7:30 बजे होगा, 5.5 घंटे आगे। ठीक है ना, तो अपना देशांतर जो पूर्व में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे समय जो है आगे रहता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दुनिया का समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, क्या है। ठीक है ना, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 24 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 24, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो भारत का मानक समय है, और ये जो है लगभग जो है 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ठीक है ना, ग्रीनविच मीन टाइम से लंदन से। ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे जो मैच जो है 2 बजे हो रहा है, वो इंडिया में 5.5 घंटे बाद यानी कि 7:30 बजे देखा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से, तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुग्णता जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, बाकी प्रवासन मृत्यु जन्म जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। रुग्णता क्या होता है, बड़ा कठिन सा शब्द दे दिया है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है बीमारी। ठीक है ना, बीमारी, अगर यही बीमारी दे देता तो आप इजीली समझ करके सही उत्तर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे रुग्णता शब्द दे दिया, काफ़ी जटिल दे दिया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है रुग्णता, बीमारी। ठीक है ना, और इसमें इसका जो है जनसंख्या परिवर्तन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बीमार होता है आदमी तो ठीक हो जाता है, हालांकि मृत्यु तो बहुत कम ही लोगों को होता है, इतना बेहतरीन लेवल की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली जो है कुल आबादी जो है 90% के आसपास है। ठीक है ना, 90% आबादी जो है उत्तरी गोलार्ध में रहती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है विश्व का जो है अधिकांश जो भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है ना, 90% भूमि जो है, सॉरी 90 नहीं, अधिकांश कह सकते हैं, पृथ्वी का अधिकांश भूमि जो है भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 90% जो है आबादी जो है वो भूमध्य रेखा के
उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में रहती है, ठीक ना। ये देखिए वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक क्या है। तो जनसंख्या के आधार पर देशों में भारत की रैंकिंग 1 है, ठीक है ना, 1 है। विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला अपना देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रस्थान और आगमन दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्षेत्र, देशांतरण जो है वो प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों की आबादी की संख्या और विस्तार और संयोजन को बदल देता है। अगर किसी स्थान से कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उस क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाती है, और जहाँ पे जाता है वहाँ की जनसंख्या जो है बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, दक्षिण कोरिया की जो है विश्व में सबसे न्यूनतम प्रजनन दर है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा प्रजनन दर विश्व में किसकी है, तो सोमालिया की है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए ये विकसित देश है, यहाँ इसको पैसे की कमी है, ज्ञान की कमी है, नॉलेज की, शिक्षा एजुकेशन की, हेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नहीं है, बहुत है। लेकिन लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि हम कम बच्चे पैदा करेंगे, उनको अच्छे लेवल की शिक्षा, अच्छे लेवल की एजुकेशन देंगे, ताकि वो अच्छा अपना स्थान बना सके, हर चीज़ की सुविधा उन्हें मिल सके, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है। तो सोमालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सबसे कम कहाँ पर है, वो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तो बलुई मिट्टी जो है ये तेज हवाओं के द्वारा ये बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो कभी कभी बहुत बड़े लेवल पर मिट्टी जो जमा होती है तो लोएस का मैदान निर्माण करती है, बड़े क्षेत्र में लोएस मैदान का निर्माण करती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है। टेरा रोसा ये एक इटैलिक शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल मिट्टी, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन सही होगा, लाल मिट्टी से इसका संबंध है, और लाल मिट्टी जो है ये चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से बनती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चाइना जो है विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला राइट आंसर। आप धान का देख लीजिए, धान में शायद धान में भी चाइना ही है, ठीक है ना। तो गेहूं, धान और मूंगफली, सोयाबीन जैसे ना, मक्का, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, लेटेस्ट जो है वहाँ पे, ठीक है ना। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंगूर की खेती के लिए ये विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है, पीसी कल्चर जो मछली उत्पादन के नाम से जाना जाता है, सेरीकल्चर ये रेशम से, हार्टिकल्चर ये बागवानी से रिलेटेड है। देखिए लोअर पीसीस में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, चाइना, ठीक है ना। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन चाइना करता है, उसके बाद भारत का स्थान आता है, ठीक है ना। गेहूं में भी भारत दूसरे नंबर पे है, चाइना जो है पहले नंबर पे है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है। तो सेम क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गए दोनों। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत अधिक है। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा जो है 1/3 से 1/4, ठीक है ना, 1/4 से अधिक है। भारत जो है विश्व में 23 से 25% कपास का उत्पादन करता है, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। भारत जो है शीर्ष उत्पादक देशों में जो कपास का उत्पादन करते हैं उसमें शामिल है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। ये एग्जाम में वर्ष में पूछा गया, वर्तमान में भी शायद भारत ही है, पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं। किस देश की शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इटली के वैज्ञानिकों ने जो है ये आधुनिक दूरबीनों की मदद से इसकी खोज किया है, ब्लैक गैलेक्सी की, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह स्थित बुध है, ठीक है ना। बुध के बाद शुक्र है, फिर मंगल है, ठीक है ना। बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी है ना। ये पेट 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें। जोवियन ग्रह कौन से हैं? तो इसका जोवियन ग्रह राइट आंसर हो जाएगा ये। यूरेनस को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछा गया है। इसको हम और अच्छे से बाई मैप समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप अगर समझ गए तो आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा उड़ा के फेंक दोगे, ठीक है ना। ये देखिए जोवियन ग्रह, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए ये सौरमंडल, अपना सौरमंडल है, ठीक है ना। सौरमंडल, सौर सिस्टम, ये ठीक है ना। इसमें हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक ना। ये देखें, ये सूर्य है और सारे ग्रह इसी के जो है परितः चक्कर लगाते हैं कौन अंडाकार शेप में, ठीक है ना। ये देख सकते हैं बुध जो है पहला, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून, ठीक है ना। ये उनका दूरी के अनुसार ग्रह हो गए, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्ट्रॉयड देख रहे हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में रखने की जरूरत है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ये क्षुद्र ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्षुद्र ग्रह के जो अंदर हैं, ठीक है ना, कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें जो है ये इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आंतरिक ग्रह, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है ना। ये आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य के सबसे नजदीक, बहुत नजदीक हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का इमेज है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी, आप पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। जब आप अच्छी बुक पढ़ते हो, देखिए वहीं से कक्षा 6 से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो कक्षा 6 में चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात उसका अपना प्रभाव पड़ेगा ही, ठीक है ना। कोचिंग वालों पे डिपेंड रहेंगे, तो वो कैसे पढ़ा रहे हैं पता नहीं। एनसीईआरटी से पढ़ के पढ़ा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी लिया है, ठीक है ना। मैंने देखा कि ये एनसीईआरटी से आपको ये मैं डाल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आया, तो मैं इसको पढ़ा था, मुझे लगा कि इसको आपको डाल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आएगा भी, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये आंतरिक ग्रह ये देख चुके हैं कौन कौन है। ये जो क्षुद्र ग्रह के अंदर है, ठीक है ना। ये किससे बने होते हैं? ये बहुत सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। और अन्य जो है ये बृहस्पति हो गया, ये शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं, ठीक है ना। और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। इन्हें आंतरिक ग्रह, इसे बाह्य ग्रह, ठीक है ना। इन्हें पार्थिव ग्रह, इन्हें जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो ये शनि के पास है। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, ठीक है ना। कितना है कोई जरूरत नहीं है जानने का, लेकिन सबसे ज्यादा शनि के पास है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे ये छल्ला है ना, इसके राउंड 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 में छल्ला घूम रहा है ना, ये छल्ला देख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस में छल्ले पाए जाते हैं, तो ये शनि में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। जो हमने देखा बृहस्पति जो है ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पृथ्वी का स्थान 5वें नंबर पे आता है, ठीक है ना। 4थे नंबर या 5वें नंबर पे आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसका होता है, तो ये बात सही है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है? बृहस्पति सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, नहीं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है, गैस से बना है, गलत है। इसमें केवल 2 चंद्रमा होते हैं, तो मंगल पे केवल 2 चंद्रमा होते हैं, ठीक है ना। ये भी गलत है, तो राइट आंसर पूछा है, तो कौन सा सही है? सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसी का होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है बहुत तेजी से, ठीक है ना, बहुत तेजी से जो अपना राउंड लगाता है, 10 घंटे के आसपास अपना राउंड लगा लेता है। इस वजह से जो अपनी धुरी पे सबसे तेज घूमता है, इसके कारण जो है ये सौरमंडल में सबसे छोटा दिन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए वीडियो री एग्जाम में 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? सेम क्वेश्चन वही जो हमने बात किया, वही शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह शनि के पास है, ठीक है ना। ये लोअर पीछे 2016 में पूछा है, देखिए कई क्वेश्चन वहाँ से मिल रहे हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? जो हमने आंतरिक सौर मंडल देखा, शुद्ध ग्रह के अंदर में पूछ रहा है कि कौन सा एक बौना ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अन्य जो बौना ग्रह है ये जो है जो जोवियन जो क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेरेस जो है ये एकमात्र ऐसा बौना ग्रह है जो आंतरिक सौर मंडल में पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह के आसपास ये पाया जाता है, ठीक है ना। फिर 2023 में पूछा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शब्द शांति का समुद्र
सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चांद हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पर स्थित ये विशाल डार्क और समतल लावा का मैदान है, ठीक है ना। और नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे, वो अपोलो 11 के मिशन के दौरान यहीं पे कदम रखा था, ठीक है ना। इसलिए इसे शांति का समुद्र कहा जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ज्वारी हाइपोथेसिस जो है वो जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने दिया था, ये वाला ऑप्शन सही है और बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, ठीक है ना। ज्वारी हाइपोथेसिस ये इन्होंने ही दिया था, बाकी नेबुलर परिकल्पना जो दिया था ये आर्किमिडीज ने नहीं, ये लाप्लास ने दिया था। और गैसीय हाइपोथेसिस इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन गैसी पूछा ना, गैसी को कांट ने दिया था, ये कांट इसको नहीं दिए थे, कांट इसको दिए थे, ठीक है ना। गैसी हाइपोथेसिस कांट ने दिया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा शुक्र का है, ठीक है ना। शुक्र का आकार जो है पृथ्वी से छोटा है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से आकार में ग्रह जो हैं, ये थोड़ा सा मैक्सिमम लोग कंफ्यूज कर सकता है कि आकार में सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, लेकिन पृथ्वी तक पहुंचने में कौन से पृथ्वी से बड़े कौन से हैं, इसको आप जरूर जान लीजिए, ठीक है ना। पृथ्वी का स्थान 5वें या चौथे स्थान पे आता है, तो उसके ऊपर कौन से हैं, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? आकार पूछा है, ठीक है ना, आकार को पूछ लिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आकार का अवरोही क्रम सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है ये सी वाला ऑप्शन सही है, यूरेनस, ठीक है ना। यूरेनस, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल और बुध, ठीक है ना। ये वाला राइट आंसर है, ठीक है ना। यूरेनस बड़ा है और फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहलाता है, ठीक है ना। जो हमें सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है वो हिस्सा कौन सा है? वो प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहलाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? तो अंडाकार पथ पर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ये लोअर पीसीएस 2016 में पूछा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक यूवी परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस में ओजोन परत मौजूद होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद होती है, जो हमारी जो सूर्य की यूवी परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना। सुरक्षा कवच है, कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है वो Cl जानते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। Cl सीमा निफे जानते हैं, ठीक है ना। मेंटल और कोर जो बना होता है Cl सीमा निफे, तो Cl सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, लेकिन यहाँ पूछा प्रमुख अंश, सबसे बड़ा अंश पूछा है, तो उसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन सबसे नंबर पहले पे आता है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद लोहा, ठीक है ना। तो इसको आप जानते रहिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम इसका राइट, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला। यहाँ प्रमुख पूछा है, सबसे प्रमुख ना, तो ऑक्सीजन पहले नंबर पे, फिर उसके बाद सिलिकॉन आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद लोहा आता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट या बाह्य मेंटल के नाम से जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट और बाह्य मेंटल के नाम से जानते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है ना। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसादी चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो कायांतरित चट्टान, ठीक है ना, इसे रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये जो है आग्नेय चट्टानों से या ये किस में बदल जाते हैं? अवसादी या आग्नेय चट्टानों से कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में बदल जाते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। एनसीईआरटी का कक्षा 6 से है। ठीक है ना। पृथ्वी का परिक्रमण, थोड़ा सा जूम कर लेना, थोड़ा सा धुंधला है, अच्छे से देखिए फिर समझ में आ जाएगा। ये पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुओं के बारे में देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, जून में भी स्टार्ट करते हैं। 21 जून को जो है उत्तरी अयनांत अयनांत के नाम से जानते हैं, और इस समय उत्तरी गोलार्ध पर, ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु होता है। आप जानते हैं कि जून में कितनी गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, देखिए पृथ्वी की ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका है, इसलिए ये जो है कर्क रेखा पर किरणें बहुत सीधी पड़ती हैं। इसी वजह से जून में जो है 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होती है। और इस समय 21 जून को जो है उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को ही दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और बात करें 23 सितंबर को क्या होता है, उसे शरद ऋतु के नाम से जानते हैं अपने उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना। उसे शरद ऋतु के नाम से जानते हैं, नहीं यार, हाँ शरद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। 23 सितंबर को, ठीक है ना। इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें जो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं यहाँ पर भी। और 23 सितंबर को और 21 मार्च को जो है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है ना। और आगे बात करें, 22 दिसंबर दक्षिणी अयनांत होता है उस दिन। ठीक है ना। तो इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है, ये सूर्य किरण जो है वो दक्षिणी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए मकर रेखा पर उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। आगे देखें, ये 21 मार्च को विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में देखें तो बहुत अच्छा सा मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, 21 मार्च को। ठीक है ना। और इस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इस वजह से जो है दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये वसंत ऋतु कहलाता है इस समय। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पर चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। और ये परिक्रमण, ये जो है अंडाकार पथ पर जो चक्कर लगाती है, इसके कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेना। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य के बाद, सूर्य जो है अपने सौरमंडल का तारा है, और उसके बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है ना। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 105 नंबर हो गया, सबसे चमकीला ग्रह हो गया। ये घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से निर्मित होता है, और सूर्य का प्रकाश को परावर्तित बहुत ज़्यादा करता है, जिसके कारण ये चमकीला दिखाई देता है, और इसे भोर का तारा या शाम का तारा ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। ये इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि आकार में लगभग दोनों थोड़े बहुत अंतर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शनि हो जाएगा ना, सैटर्न। यहाँ पर भी हमने ऊपर मैप में देखा ना, उसके ऊपर कितने छल्ले हैं ना, राउंड राउंड टाइप के। इस पर सबसे अधिक वलय वाला ग्रह है, बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बना है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, और शनि पे ही सबसे ज़्यादा उपग्रह भी पाए जाते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 19 या 20 सेकंड, आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो ये हो जाएगा लगभग 500 सेकंड हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणियों में नहीं आता है। हमने देखा आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह के अंदर है वो आंतरिक ग्रह हैं, और जो बाहर है उन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। तो आंतरिक ग्रहों में कौन कौन सा आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, मंगल आता है, पृथ्वी आती है, लेकिन वरुण जो है ये जोवियन ग्रह होता है। ठीक है ना। बाह्य ग्रह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य का परिक्रमा करती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो उसे क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। संक्रांति, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, ठीक है ना। तो उसमें जो है 21 जून को जो कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। और मकर रेखा पर मकर संक्रांति कब? 14 जनवरी को कहते हैं ना, लेकिन उसमें अभी हमने कब देखा? 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। उस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो संक्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर हमने देखा ही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश जो है वो 111 किलोमीटर को दर्शाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाएगा? तो 52वां समानांतर दक्षिण कहलाएगा, ठीक है ना। 52वां समानांतर दक्षिण कहलाएगा। टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है? पृथ्वी का जो अर्ध व्यास यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या को पूछ रहा है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6371 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका विषुवतीय यानी कि विषुवतीय व्यास जो ये बात करें ऐसे ये अभी त्रिज्या पूछा, तो ये त्रिज्या कितनी है? 6371 है। और इसका व्यास पूछ ले, इसे विषुवतीय व्यास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 12,756 किलोमीटर है, ठीक है ना। 756 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछ रहा है, 12,756 हो जाएगा, ठीक है ना। ये विषुवतीय व्यास हो गया, ठीक है ना। और ये ध्रुवीय व्यास हो गया। अगर ध्रुवीय व्यास पूछ ले तो ध्रुवीय व्यास इससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। 12,714 होता है। 12,714, ये 12,714 है, इसीलिए इसे अंडाकार दिखता है ना। ये ज़्यादा है, ये कम है, इसलिए अंडाकार दिखता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी? तो 15 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसका कारण क्या है? पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? तो 360 डिग्री घूम लेती है। 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में अगर इसे 24 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शरद विषुव रात और दिन, ये शरद होना चाहिए। शरद विषुव रात और दिन बराबर 2019 में कब हुआ था? तो अभी हमने देखा ऊपर वाले मैथ में शरद विषुव जो है ये रात और दिन 2019 में पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में ही पूछेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में शरद जो है वो 23 सितंबर को हुआ था, ठीक है ना। ये 23 सितंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हर साल 23 सितंबर 2019 पूछे, 2023 पूछे, 2025 पूछे, तो हर साल वही होगा, ठीक है ना। वसंत विषुव कब होता है? तो ये 21 मार्च को होता है, ठीक है ना। पूछ सकता है वसंत विषुव 2024 में कब हुआ था, 2023 में कब हुआ था। तो आप पूछोगे अरे यार ये तो करंट अफेयर 2023 का पूछा है। भाई साहब करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है, वो आपको घुमा रहा है बस, ठीक है ना। तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, हर साल वही होगा, ठीक है ना। तो वसंत विषुव 21 मार्च और जो शरद विषुव वो 23 सितंबर, ठीक है ना, जहाँ पे दिन और रात जो है बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून का होता है, ठीक है ना। पूरे वर्ष में आप देखेंगे तो 21 जून का सबसे लंबा दिन होता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो उत्तरी अयनांत होता है, ठीक है ना, और सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए वही चीज़ हमने देखा, ठीक है ना। जो जब 21 जून को यहाँ पे जो कर्क रेखा पे सबसे सीधे किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ पे सबसे लंबा दिन और यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है ना। और ये उत्तरी अयनांत, ये शरद ऋतु और फिर इधर शीत ऋतु, फिर इधर जाके वसंत ऋतु, ठीक है ना, ये हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वही सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, बस यहाँ पे घुमा के पूछ दिया है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा दोस्त, कर्क रेखा ना ये पृथ्वी हो गई,
पृथ्वी से ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर जो कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा। तो ये पूछ रहा है कर्क रेखा कहाँ से जाती है, तो ये भारत से तो जाती है, आपको मालूम है, लेकिन ये सऊदी अरब से भी जाती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पाकिस्तान से नहीं जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ईरान से भी नहीं जाती, ईरान भी यहाँ है, ईरान यहाँ है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। आप देखिए कर्क रेखा को अच्छे से देख लीजिए किन किन देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे मैपिंग में डाल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेटर, कर्क रेखा इक्वेटर, ठीक है ना। और इधर देख सकते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और इधर टॉपिक ऑफ कॉर्न, ठीक है ना, ये हो जाएगा मकर रेखा। आप देख सकते हैं किन किन देशों से जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से कवर कर लें, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा मलेशिया से नहीं जाती है, कट हो जाएगा, ठीक है ना। मलेशिया यहाँ भी है, और ये मलेशिया हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे इथियोपिया नहीं है, ठीक है ना, इथियोपिया नहीं है। यहाँ पे बच रहा है कौन, बी वाला ऑप्शन, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ये जो है यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोअर पीसेज में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, इसको क्लियर कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। एशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबी घाटियां क्या कहलाती हैं, तो दूंस कहलाती है। दूंस जो है यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, ठीक है ना। आप ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे टकराव से यहाँ पे लंबी लंबी दून यानी कि घाटियां निर्माण होती हैं, जिसे दून के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पर्यटन आकर्षक स्थल होता है, पर्यटक स्थल होता है, बहुत ही आकर्षक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन ऑप्शन भरा जाएगा। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है, यहाँ पे भरा जाएगा गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि जो है ये पैंजिया का दक्षिणी भाग है, इसका उत्तरी भाग अंगारा है। इसको इस तरह से समझिए। देखिए ये पृथ्वी हो गई, जिसपे महाद्वीप और महासागर हैं। तो पहले सारा महाद्वीप एक ही जगह था, जितने सातों महाद्वीप देखते हैं वो सब एक ही जगह था। धीरे धीरे से उसमें प्लेटें जो है अलग होने लगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। पैंजिया पहले उसे एक था तो उसे पैंजिया कहते थे, लेकिन जब ये दो भागों में डिवाइड हो गई तो इसे अंगारा कहते हैं, अंगारा या लारेशिया के नाम से जानते हैं। और जो है ये दक्षिण वाला हिस्सा ये गोंडवाना के नाम से जानते हैं। इसमें अपना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये जो भारत, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये इसमें पढ़ते थे, ठीक है ना। और तो ये पूछा है कि ये जो है ये वाला कौन सा हिस्सा है, तो ये गोंडवाना हिस्सा है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से समझते रहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तरी सागर में है, सी उत्तरी सागर में है, नॉर्थ सी में है। और यहाँ पे ये मछुआई क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये पानी का यहाँ पे उथला क्षेत्र है, ठीक है ना। बहुत गहरा क्षेत्र नहीं, उथला क्षेत्र है। और यहाँ पे प्लवक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्लवक जो है मछलियों का आहार होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इसके कारण यहाँ पे एक प्रमुख मछली क्षेत्र हो जाता है, मछुआई क्षेत्र हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्वे के आसपास के क्षेत्र में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मछलियों का प्रोडक्शन किया जाता है, इसी कारण से। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के मनीला में, ठीक है ना। और इसी का दक्षिण एशियाई जो है ब्रांच, इसकी शाखा कहाँ पर स्थित है, अपने वाराणसी में स्थित है ना, 2016 में बना था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, असंगत मिलान खोजें। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, चलो मान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, सही। दुनिया में सबसे गहरी झील, सुपीरियर तो नहीं है दोस्त ना। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। दुनिया का सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, वो रसिया में पड़ती है। और ये जो है सुपीरियर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कनाडा और यूएसए में पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटाखा किस देश की मुद्रा है, ठीक है ना। पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा मकाऊ। मकाऊ की ये मुद्रा है, ठीक है ना, पटाखा। और ये कहाँ पर पड़ता है मकाऊ, ये चीन का एक प्रशासनिक क्षेत्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जलमार्ग भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से को जोड़ता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है,
तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। ये भूमध्य सागर, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका, तो इधर जो है जिब्राल्टर पड़ता है, यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा जिब्राल्टर। हॉर्मुज जानते हैं आप, फारस की खाड़ी और अरेबियन सी यानी कि हिंद महासागर को जोड़ता है। बास्पोरस जो है ये जलमार्ग जो है ये काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। डोवर जल संधि ये येलो सी और इंग्लिश चैनल को यानी कि अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन पूछा था। ये देखिए हॉर्मुज यहाँ पर स्थित है, हॉर्मुज यहाँ पर स्थित है, ये फारस की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल को अलग करता है। और यहाँ पर पूछा था जिब्राल्टर, जिब्राल्टर यहाँ पे है, ये भूमध्य सागर और ये अटलांटिक सागर को जोड़ता है। यहाँ पे पूछा था, कौन सा पूछा था यहाँ पे, डोवर जल संधि, ये नॉर्थ सी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है कि उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर और को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सुंडा जल डमरू मध्य हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। सुंडा वहाँ की जनजाति है, इसलिए वहाँ पे सुंडा उसी के नाम पे लिया गया है। सुंडा जलमार्ग जो है वो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इधर देखिए ये सुमात्रा, फिर इधर जावा और इधर अपना वो ये हो जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया, तो यही हो जाएगा, है ना। थाईलैंड, मलेशिया ये हो जाएगा। और यहाँ पे स्थित जो है ना, यहाँ पे जावा सागर स्थित है और ये यहाँ पे सुंडा है, सुंडा जलमार्ग, ठीक है ना। तो ये सुंडा जलमार्ग जो है ये जावा सागर और भूमध्य और हिंद महासागर को जोड़ता है। और यहाँ पे मलक्का जल संधि है, ये मलक्का जल संधि ये जावा सागर को बे ऑफ बंगाल या हिंद महासागर से जोड़ती है। अगर यहाँ पे सुंडा जलमार्ग नहीं रहता तो यहाँ पे मलक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो लिंक करता है ये सुंडा जलमार्ग ही करता है। फार्मोसा जलमार्ग कहाँ पर स्थित है, ये ताइवान जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। चाइना और ताइवान के बीच में स्थित है और ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है, ठीक है ना। और ताइवान और चीन को अलग करता है। फास्फोरस बोस्पोरस, ठीक है ना। बोस्पोरस जो है ये काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो सुंडा ट्रेंच को जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कहा माना जाता है। बाकी प्रशांत महासागर में सबसे गहरा कौन सा है उसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है ना। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जो है गहराई वाला बिंदु कौन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच। वही क्वेश्चन जो हमने आपसे कमेंट में पूछा था वो यहाँ पे बता दिया है, अगला क्वेश्चन के रूप में आ गया है। तो वो पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ये गेटाले तालाब जो है ये दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है, ठीक है ना। गेटाले, ठीक है ना। ये गेटाले कहाँ है, तो ये गेटाले जो है ये इथियोपिया में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये इसका स्थान किसका आता है, वान झील का आता है, मृत सागर का आता है, ग्रेट साल्ट लेक का आता है जो कहाँ पर स्थित है, ये यूएसए में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेक तुर्काना दुनिया का सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है और यह दुनिया की निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। लेक तुर्काना ये सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, तो किस देश में है, तो ये केन्या में है, सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केन्या में एक माउंट किलिमंजारो है जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थित स्थल किस महासागर में स्थित है, तो सबसे ये जावा गहराई खाई कहाँ पाई जाती है, तो ये हिंद महासागर में पाई जाती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस देश में आता है, तो कनाडा में आता है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। दिन में एक नियमित तौर पे 2 बार या 1 बार जल का ऊपर जाना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। और ये जो है 16 से 18 मीटर ऊंचाई वाला ज्वार भाटा सबसे ऊंचा वो कनाडा में आता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ता है। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र जो है वो
ऐसा वर्षा छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं बनाता है, ठीक है ना। अपना हिमालय बनाता है, ठीक है ना। हिमालय के जो पूर्वी हिमालय उसमें ज़्यादा बारिश होती है, हिमालय का जो पश्चिमी है उधर कम बारिश होती है, ठीक है ना। अपना पश्चिम घाट बनाता है अपने, और जो है ये इधर पश्चिमी घाट के पूर्व में बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा मरुस्थलीय एरियाज कह सकते हैं, पानी की बहुत ही कमी होती है, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। उस टाइप के वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो A1/1/4 है, ठीक है ना। अगर जो है पृथ्वी का आकार 400 है तो चंद्रमा का जो है आकार, जो उसका व्यास है वो 100 है, ठीक ना। ये इसका समझ सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का है वो चंद्रमा पर 1/6वां भाग होता है। बहुत लोग इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर 1/4 है, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 150 क्वेश्चन देखना है। बहुत धैर्य से धीरे धीरे बढ़ते रहिए, बीच बीच में वीडियो को पुश करिए और सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, ठीक है ना। फिर स्टार्ट करिए, ठीक है। 3-4 लंबी लंबी सांस लेकर फिर से स्टार्ट करिए। वीडियो को बीच में रोक करके आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल करके फिर से स्टार्ट करिए, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इटली में एक एटना, माउंट इटली बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा। अभी हमने ऊपर कहा माउंट एटना कहाँ पर स्थित है, ये इटली में स्थित है, ठीक है ना। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। ये देखिए लोअर पीसेज में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है हवाई ज्वालामुखी, क्योंकि यहाँ की जो मैग्मा निकली थी वो तरल लावा के जो है वो मंद ढाल के रूप में इसका निर्माण करती है, यहाँ पे ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, तो यहाँ पे जब प्लेट मिलती हैं तो वहाँ पे भूकंप आते हैं, ठीक है ना। भूकंप आता है, ठीक है ना। प्लेटों की गति से जो पृथ्वी के ऊपर जो भी चेंज जाते हैं उन्हें भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा बादल है, मेघ है जो रुई के समान दिखते हैं? वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर यानी कि 4 से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर बनते हैं। तो रुई के समान दोस्तों ये कपासी मेघ होगा, यहाँ पे राइट आंसर ये रुई के से इसे लिंक कर सकते हैं, कपासी मेघ, ठीक है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोरोना जो है ये जो है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंबाइंड टेक्निकल सर्विस परीक्षा में पूछा गया है 2023 में। अगला, कौन सा जीव विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो बी, हमिंग बर्ड। ये आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है और सबसे छोटा अंडा भी देता है। लोअर पीछे 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रचना है, ठीक है ना। प्रवाल रचना है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो है ये इस वाले एरिया में पड़ता है, सबसे पूर्वी तटीय एरिया में पड़ता है और ये यूनेस्को का वैश्विक धरोहर स्थल भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बैफिन द्वीप ये कनाडा में स्थित है, कनाडा का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। सॉरी, महाद्वीप कहने द्वीप कह सकते हैं, कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, -93.2 डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी का अब तक का सबसे ठंडा स्थल कहाँ पर पाया गया था? ये पूर्वी अंटार्कटिका में पाया गया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। जो है ब्रोमीन दोस्तों ये समुद्र जल और खारे जल से ये में पाया जाता है और ये हैलोजन ग्रुप का एक तत्व है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, ठीक है ना। सुपीरियर झील दोस्तों ये
विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, ये कैस्पियन सागर खारे पानी का झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ये रूस में पाई जाती है, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसाई जनजाति, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर जो कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये तंजानिया और केन्या में ये पाए जाते हैं। ये लंबे गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं। तो इस तरह से दोस्त ये मंडी परिषद तो परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। तो इस तरह से दोस्त हमने 150 क्वेश्चन को हमने देख लिया और आप हमारे साथ इस सफ़र तक आए। इससे देखिए हमने क्या क्या देखा, ये आयोग में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया। ये देखिए दोस्त आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मिल सकते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये सबसे उस सब्जेक्ट ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के सबसे फेमस टॉपिक में से एक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लगभग हमने कवर किया, ठीक है ना। ये पेट, फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज कांस्टेबल, लोअर पीसीएस, एएसओ, जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, आयोग जितना एग्जाम करवाती है उसी का तो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करवाया, उसमें आपका हेल्प करेगा और उसका आपको क्या समझने में देगा, क्या क्या समझ दिया हमने देखा। 150 क्वेश्चन का निचोड़ देख लिया, ठीक है ना, अच्छे से देखा। यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आप भी बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, ध्यानपूर्वक हमने तेज़ी से रिवीजन किया, ठीक है ना। आप अगर इतने पढ़ते तो शायद इतना कम समय में इतना नहीं पढ़ पाते यार। हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया था यार, 10 से 15 घंटे का वीडियो है ये, मेरा मेहनत का वीडियो है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सब कुछ मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो लाइक तो बनता है ना वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो यार, ठीक है ना। अभी नया चैनल है मेरा, आगे भी आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, जो स्टूडेंट विश्वास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ज़रूर आपके विश्वास यार आपको अच्छी चीज़ें दूंगा, कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा लोग जुड़े हैं उतना ही बेहतर करूंगा, उतना ही ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे, नई चीज़ें आपका जो पढ़े हैं उसका रिवीजन भी हुआ होगा। यहाँ से देखिए एग्जाम का एग्जैक्ट ट्रेंड समझिए, ठीक है ना। एग्जैक्ट ट्रेंड क्या है, यहाँ से देखिए ये ट्रेंड है। मैक्सिमम क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कुछ में थोड़ा सा डेप्थ में गया है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के, ठीक है ना, एक एक टॉपिक को जो सिलेबस का उसको धैर्य बना के अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अधिकांश क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिली होंगी, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे, भूल गया होगा तो यहाँ पे रिवीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकांश क्वेश्चन कवर होंगे, सारे नहीं हो सकते हैं दोस्त, मैंने पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करिए उस टॉपिक को धैर्य से, ठीक है ना, जो सिलेबस का हमारा टॉपिक है उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, धैर्य से एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ते चलिए। वो हीरो है, जानते हो, वही हीरो है जो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ते जा रहा है, लगातार पढ़ते जा रहा है, रोज 7 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, उड़ा पड़ा के नहीं पढ़ रहा है। उसी का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना, उसी का सिलेक्शन होगा। इसलिए सिलेबस का जो एक टॉपिक है, सब्जेक्ट का मल्टीपल रिवीजन करो, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और मॉक टेस्ट भी दे दीजिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट अच्छा करिए, ठीक है ना, वहाँ पे अच्छा करिए, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।